कहां तक? गुड मॉर्निंग बच्चों। कल लास्ट क्लास में हमने कहां तक बता दिया था? आई थिंक यहां तक हो गया था, है ना? कुछ डाटा। अच्छा, कल जो मैंने पीपीटी को एडिट किया था वो पीपीटी एडिटेड पीपीटी नहीं है, आई थिंक उसमें मैंने कुछ लिखा भी था। वो चीज आपको नीचे लिखी हुई है ना कि एमटीपी सेफ कब होता है बच्चा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होता है। एंड रिस्की कब होता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिस्की हो जाता है। बालक ओए अच्छे से बिहेव करो। क्यों? चलो आप बताओ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी के लिए कितने डॉक्टर का सजेशन चाहिए होता है? उसको बोलने देते ना तुम लोग। एमटीपी क्या होता है? एमटीपी क्या होता है? एमटीपी से आप क्या समझते हैं? हाँ, अब इंटेंशनली अगर मिस कैरेज हुआ है, अगर नेचुरल तरीके से हुआ है, वह एमटीपी नहीं है। इंटेंशनली, वॉलेंट्रियली, जानबूझ करके, होशो हवास में आपने सहमति के बाद, अगर डॉक्टर की राय के बाद आपने करवाया है, वो एमटीपी कहलाती है। इसके आगे था बच्चा हमारा ब्लैंक स्लाइड। हाँ, अब बात आती है, ये भी बता दिया था ना एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। हाँ, तो एमनियोसेंटेसिस क्यों करते हैं ये हमें बताओ। हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए, और बच्चा इसी के दरमियान सेक्स ऑफ द क्रोमोसोम भी तो पता, बेबी का सेक्स भी तो पता चलता है ना। देखो, एमटीपी कैन बी टेस्टेड फॉर, एमटीपी का इस्तेमाल किस किस के लिए किया जाता है? बात को सुनो, क्वेश्चन कैसे घुमाएगा और तुम फंसोगे भी। तो एमटीपी का इस्तेमाल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए भी किया जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए किया जाता है, और एमटीपी से हम सेक्स भी जान सकते हैं। पता चल सकता है कि नहीं पता चल सकता है? लेकिन सॉरी, एमनियोसेंटेसिस से सेक्स ऑफ द बेबी का भी पता चल सकता है, लेकिन हम करते नहीं है, वह बैन है। लेकिन टेस्ट करने में पता चल सकता है कि नहीं चल सकता है? तो क्वेश्चन आएगा कि एमटीपी कैन बी टेस्टेड फॉर, ये तीनों पॉइंट रहेगा, एंड नेक्स्ट में रहेगा ऑल ऑफ दिस। आंसर ऑल ऑफ दिस जाएगा बच्चा। एमनियोसेंटेसिस होगा, यानी एमनियोसेंटेसिस का मैंने तीन इस्तेमाल बताया ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, एंड सेक्स ऑफ द बेबी। और नेक्स्ट ऑप्शन में रहे ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस आंसर जाएगा। अगर सिर्फ ये कहा जाए कि एमटीपी, फिर से बोलने वाला था, एमनियोसेंटेसिस कैन बी डन ओनली फॉर सेक्स ऑफ द बेबी, तब गलत होगा बच्चा। बेबी के सेक्स के लिए सिर्फ नहीं किया जाता है, वह किस लिए किया जाता है? जेनेटिक डिसऑर्डर एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए। उसी के दरमियान हमें सेक्स ऑफ द बेबी का भी पता चल जाता है, ठीक है ना? लेकिन हम उसी के लिए सिर्फ नहीं करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक ऐसा क्वेश्चन आया, कर लोगे ना? सिर्फ अगर एमनियोसेंटेसिस का इस्तेमाल सेक्स ऑफ द बेबी को डिटरमाइन करने के लिए होगा, तब वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों दिया रहेगा और नेक्स्ट ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज रहेगा, ऑल ऑफ दीज चला जाएगा। क्लियर है ना? देखो, सेक्स ऑफ द बेबी को डिटरमाइन करने के लिए बार बॉडी नाम का कोई कंसेप्ट सुने हो? बार बॉडी। देखो, बार बॉडी क्या होता है बच्चा? बार बॉडी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? हाँ, क्या होता है? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। अगर मेल चाइल्ड होगा तो बार बॉडी की संख्या 0 होगी। मेल चाइल्ड होगा तो नंबर ऑफ बार बॉडी की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। अगर फीमेल चाइल्ड होगा तो नंबर ऑफ बार बॉडी की संख्या कितनी होगी? 1 हो गई। तो जैसे मेल में एक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है बच्चा? चुप रहोगे तुम लोग। कितनी होती है मेल में एक्स क्रोमोसोम की संख्या? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं, मेल में एक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? नूतन, दांत न चिहारो। कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है बच्चा? 1 होती है। तुम तो पूरा जेंडर ही चेंज कर दिए भाई। सोचो कितनी मेहनत करने की, हंसने की बात नहीं है। तुम लोग अच्छे दोस्त नहीं है, हंस दिए, उसको तुम लोग समझाओ, तुम लोग के साथ ज्यादा समय बिताता है, उसे बताओ कि बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम मेल में कितना होता है? 1 होगा, और 1 - 1 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 0 हो जाएगा क्या? अरे 1 - 1 करेंगे तो 0 हो गया क्या? तो बार बॉडी की संख्या कितनी आ गई? 0 आ गई। तो 0 हो गया तो किसके लिए होगा? मेल के लिए होगा। ठीक है?
अब अगर यही फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल में एक्स क्रोमोसोम की संख्या 2, -1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा बच्चा, फीमेल चाइल्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगा, फीमेल चाइल्ड हो जाएगा। क्लियर है क्या, अरे बोल दो, पता चल जाएगा ना। मेल के लिए बार बॉडी की संख्या 0, फीमेल के लिए बार बॉडी की संख्या 1। चलो यहां तक आई थिंक आपको तो बता दिया था। ये भी बता देते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब लाई थी। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, एमनियोसेंटेसिस को यानी तो लाया गया था पहले, एमटीपी को लीगलाइज कब किया गया था, 1971 विथ टर्म एंड कंडीशन, जो बता दिया हूं। अब क्या क्या टर्म एंड कंडीशन था, अगर प्रेगनेंसी से बच्चे को दिक्कत हो या माँ को दिक्कत हो या माँ बच्चे दोनों को दिक्कत हो, दूसरी ये हो गया। और दूसरा क्या था बच्चा कि अगर अनवांटेड हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो तो भी टर्मिनेट किया जा सकता है। और उसके लिए अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं तो एक डॉक्टर की सलाह होना जरूरी है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं तो 2 डॉक्टरों का पैनल होना जरूरी है। ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम कर रहे हैं तो क्या है बच्चा, सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होगी, सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर बोले तो डॉक्टर। और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर 12 से 24 वीक में कर रहे हैं तो 2 डॉक्टरों की टीम, 2 डॉक्टर की जरूरत होगी। ये सब कल बताया हुआ था, बस रिवाइज करवा दे रहा हूँ। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, आई थिंक ये आप लोग को बताया हुआ है, फिर भी आप लोग के लिए मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। तो डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसे क्या बोलते हैं बच्चा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। पहले उसे क्या बोला था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एक एसटीडी पढ़ते थे हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते थे ना, कम्युनिकेशन 6-7 में, उस समय एसटीडी आईएसडी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ा करते थे। वो ये वाला एसटीडी नहीं है, वो दूसरा एसटीडी हुआ करता था। तो ये एसटीडी कैसा बच्चा, जो इन्फेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रेवल करेगा, ट्रांसफर होगा, उसे हम क्या बोल देंगे बच्चा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोल देंगे या फिर वेंड्रल डिजीज बोल देंगे। क्लियर है, या फिर क्या हो जाएगा बच्चा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये दोनों तो सेम कर सकते हो लेकिन ये दोनों अलग अलग है बच्चा। सारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस वीडी हो सकते कि नहीं हो सकते हैं, ये दोनों एक ही टर्म है, वीडी बोलिए या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलिए, ठीक है ना। तो सारे एसटीडी जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन काउज करें ही, सारे एसटीडी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन काउज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन काउज हो रहा है तो जरूर है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ही होगा, ठीक है ना। एग्जांपल क्या क्या है बच्चा, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस। बताओ इन सब का बताया हुआ कि नहीं कॉजेटिव एजेंट, कोई है शेरशाह सूरी तुर्रम खान बैठा हुआ जो सारा का पॉजिटिव एजेंट हमें बता सकता है, सारा कुछ बताया हुआ है। कोई है गोनोरिया का बना बताएगा, निजेरिया गोनोरिया, सिफिलिस, ट्राइपोनिमा पैलिडम, जेनाइटल हर्प्स, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, कैलामाइडियासिस, हाँ ट्रैको, सही बोल रही हो, हाँ जेनाइटल वाट्स, सारा बताया हुआ है, ट्राइकोमोनियासिस। चलो फिर भी इतना अटेम्प्ट इसने किया, बहुत अच्छा है। बताओ सारा बताया। हेपेटाइटिस बी का कौन होगा बच्चा, हेपेटाइटिस बी वायरस, एचआईवी का एचआईवी वायरस। बताओ सारा का बताया हुआ है क्या, पॉजिटिव एजेंट भी, दांत ना दिखाओ। देखो इनका सिंबल भी दे रखा कैसा होता है। अगर आप देखेंगे सिफिलिस में क्या होता है, पूरा दाना दाना टाइप का हो जाएगा, पूरे चेहरे पे दाना दाना हो जाएगा। गोनोरिया में क्या होता है बच्चा, देख रहे हो एक्स्ट्रा म्यूकस इन्फेक्शन टाइप का दिख रहा होगा आपको। जेनाइटल हर्पिस, फिर देखो जेनाइटल वर्ड्स जो रिप्रोडक्टिव एरिया होता है उसमें फफोड़े टाइप के हो जाते हैं, इसलिए बच्चा इनका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अगर इनका ट्रीटमेंट अर्ली स्टेजेस में कर लिया गया तो रिकवर तो किया जा सकता है। अब बताओ ये सारे नहीं बताया हुआ कि एचआईवी कैसे फैलता है, हेपेटाइटिस कैसे फैलेगा, तो लिखा हुआ ना शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। एक ही इंजेक्शन से आप ही दवा ले लो, एक ही इंजेक्शन से उनको भी दवा दे दो। इसीलिए आजकल डिस्पोजेबल सिरिंज आती है, क्या आती है, डिस्पोजेबल सिरिंज आती है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर विदाउट स्क्रीनिंग ब्लड का आपने ट्रांसफ्यूजन कर दिया, सारा एचआईवी वाला जो आप पढ़े थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, सारा यहाँ पे चिपका सकते हो। नेक्स्ट क्या बच्चा, ये याद रखिएगा, ये अच्छी पॉइंट है क्या, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड एचआईवी,
इन तीनों को छोड़ करके, एक्सेप्ट लगा हुआ इनके लिए, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV, इन तीनों को छोड़ करके अदर सारे जो डिजीजेस हैं बच्चा, जो STIs हैं, उनको क्योर किया जा सकता है इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। जांच में पहले पता चल जाए और उनका उचित उपचार होने पे पता चल सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन बन सकता है आपका। बाकी पीछे जो सारा डिजीज का टेबल बनवाया था वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी आप ये जरूर याद रखिएगा कौन कौन सा है बच्चा, इसे मालूम है कौन सा नहीं है करके दे देगा क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज, HIV। देखो आपको हेपेटाइटिस बी भी याद रहेगा कि हेपेटाइटिस बी हो गया तो ठीक होने वाला नहीं है, HIV हो गया तो ठीक होने वाला नहीं है। आप फंसोगे कहां, जेनाइटल हर्पीज में। आपके दिमाग में आएगा ठीक हो सकता है नहीं हो सकता है, और यहां पे कंफ्यूजन आया, संभावना बन जाएगी गलत होने की। तो इसको जरा ध्यान में खास करके रखिएगा। जेनाइटल हर्पीज भी ट्रीटेबल बच्चा नहीं है, लिमिट किया जा सकता है उसको, लेकिन क्योर किया नहीं जा सकता। बिल्कुल HIV इन्फेक्शन की तरह हम पेशेंट को 5 साल में मरने की बजाय 12 साल तक जिंदा रख सकते हैं, 10 साल तक जिंदा रख सकते हैं दवा के दे करके, लेकिन मरने से बचाया नहीं जा सकता है। जरा हमें जो HIV में ट्रीटमेंट में कौन कौन सा ड्रग्स क्या क्या हम इस्तेमाल करते थे, जरा वो बता दो। HIV के ट्रीटमेंट में हम इस्तेमाल करते थे ना, ट्रीटमेंट पढ़े थे ना HIV का, कौन कौन सा पढ़े थे, क्या हम कौन सा इन्फेक्शन हो पूछ रहे। HIV इन्फेक्शन किसी पेशेंट में होता था तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या दवाइयां देते थे, कुछ ट्रीटमेंट करते थे, प्लान करते थे, कुछ मेडिसिन का नाम लिखवाया था, कुछ ट्रीटमेंट जैसे डायग्नोस्टिक में बताया था ना, इलीजा होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है, उसी तरीके से कुछ ट्रीटमेंट वाला सेक्शन में कुछ लिखवाया था। अरे प्रोटीएज इनहिबिटर बताया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर बताया था, तो क्या है वो, ड्रग्स नहीं तो क्या है। अरे प्रोटीएज इनहिबिटर क्या है, दवा ही तो लेते हो तो प्रोटीएज को काम करने से रोकता है, तो ड्रग्स नहीं तो क्या है वो, इंटीग्रेज इनहिबिटर। इंटीग्रेज एंजाइम का नाम है, रिसेप्टर का नाम नहीं है। अरे सारा लिखवाया तो था आपका, कितना टेबल एनसीईआरटी का जो दिया हुआ था, कैसे इन्फेक्शन HIV का फैलता है बॉडी में, पूरा टेबल बनवाया था। तो इंटीग्रेज इनहिबिटर, प्रोटीएज इनहिबिटर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एंड लास्ट में हार्ट बताया था करके, कॉकटेल थेरेपी सब भूल गए। 4 दिन पहले परीक्षा देकर के आए हो इसी का, हार्ट थेरेपी बताया था, उसमें इंटीग्रेज इनहिबिटर था, प्रोटीएज इनहिबिटर था। मेहनत करने की जरूरत है बच्चा। तो उनसे बच्चा, इनको हम क्या कर सकते, क्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उनके जो लाइफ है थोड़ा सा उसको बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है ना, आगे आ जाइए। नेक्स्ट है बच्चा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में ही क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर किसी फीमेल का या किसी मेल का, जनरली फीमेल में ही होता है मोस्ट कॉमन केस, क्योंकि कोई फीमेल अगर है तो उसके लाइफ में मिनिमम एक बार रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन तो होता ही है, मिनिमम एक बार रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होना ही होना है, क्योंकि फीमेल का बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है मेल के मुकाबले। और बहुत सारे और भी रीजंस हैं क्यों ऐसा होता है, लेकिन आप चलो आगे पढ़ते हैं क्या क्या सिम्टम्स होगा। अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहली बात, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का होता है बच्चा एब्डोमिनल रीजन में होगा, ठीक है, तो एब्डोमिनल पेन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, इचिंग होगा, फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा, देखो लिखा हुआ है, इचिंग लिखा हुआ है क्या, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, ये आपको शुरुआती दौर के लक्षण मिलेंगे। क्लियर है ना, क्या क्या हो सकता है, इचिंग हो सकती है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, वाइटिस फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन दर्द रहेगा, एंड स्वेलिंग हो सकता है कहां पे, जेनाइटल एरिया में। क्लियर है ना। अब ये भी हो सकता है बच्चा कि कभी कभी क्या होता है, अब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट अर्ली सिम्टम्स, यानी डिजीज तो है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक है। जैसे याद करिए कोविड में, कोविड पॉजिटिव तो है लेकिन कोविड वाला सिम्टम्स नहीं है, तो एसिम्प्टोमेटिक बोला गया था उसे। सेम चीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन तो है लेकिन उसका सिम्टम्स उतना विगरस नहीं है, या सिम्टम्स कम है, या नहीं भी हो सकता है।
पहली दिक्कत ये हो गया कि अगर डॉक्टर के पास आप कब जाते हैं, जब आपको लक्षण दिखता है। जब ज्यादा दिखता है तब जाते हो, कम होता है तो आप डॉक्टर तो खुद भी हो, नॉर्मल दुकान पे जाते हो, आपका सुपीरियर डॉक्टर हो गया और छोटा डॉक्टर आप हो, बड़ा डॉक्टर तो दवा दुकान वाला है ही, आप बस उसे बीमारी का नाम तो बताओ, देखो दवा नहीं कैसे निकाल के देता है वो, है कि नहीं। तो कुछ होता है तब आप उसके पास जाते हैं, लेकिन आप मेन डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जब पढ़े लिखे लोग होते हैं, जब आपकी सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर चला जाए और दवा दुकानदार के बाहर चला जाए, तब आप शहर की तरफ भागते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप क्या हुआ, कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप जाएंगे नहीं, इग्नोर कर देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब छोटा मोटा हो रहा है तो इचिंग तो नॉर्मल भी होता है। अब मेसोसाइकिल इरेगुलर होता है तो उसमें भी फ्लूइड डिस्चार्ज थोड़ा बहुत होता ही है। पेन तो ऐसे भी होना है, स्वेलिंग एक थोड़ा सा माइल्ड रीजन हो सकता है, सोचो हो रखा हो कोई इन्फेक्शन हो, ठीक हो जाएगा अपने आप। और सिम्टम्स नहीं है तब तो कोई आपको पता भी नहीं चलने वाला है। और दूसरी बात बच्चा, सोशल स्टिग्मा, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ी बात यही है। अगर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, अरे उसकी ये दिक्कत है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये बीमारी हो गई है, लोग क्या कहेंगे, समझ में आ रही है ना बात। तो सोशल स्टिग्मा, इन सब चीजों को तो फीमेल या जो उसका परिवार वाले हैं समझा बुझा करके इनसे बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन इसको समझाया बुझाया नहीं जा सकता है। आप समझाएंगे उसके आधे घंटे तक वो समझे रहेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे लोग क्या कहेंगे, जिस समाज में हम रहते हैं वो क्या कहेंगे। तो सोशल स्टिग्मा क्या कहता है बच्चा, डिटर द इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब उसकी कंडीशन को और क्या करेगा, डिटेरिएट कर देगा, बद से बदतर कंडीशन में लेके चला जाएगा। पर्सन टू कंसल्ट अ डॉक्टर, क्लियर है ना आपको। मतलब अगर ऐसा सोशल इन सबको भूल करके आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, एक कॉमन सेंस का बात है यार, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लिखोगे तो नेक्स्ट क्या होता है बच्चा, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अगर नहीं ट्रीट हुआ बच्चा तो आगे पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कोई एक बीमारी का नाम नहीं है, ग्रुप ऑफ डिजीज है ये। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस एक बीमारी नहीं है, एक ग्रुप ऑफ डिजीज है, ठीक है ना, जो पेल्विक का इन्फ्लेमेशन कर सकती है। अगर इनको ट्रीट नहीं किया गया ना, इन द सीवियर केसेस इनफर्टिलिटी तक हो सकता है, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है अगर इनको ट्रीट नहीं किया गया तो, क्लियर है ना। ये ध्यान रखिए, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि अगर ट्रीट नहीं किया गया तो क्या होगा बच्चा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती है, अबॉर्शन हो सकता है, बार बार क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ का मतलब बच्चा, जो बच्चा होगा वो सही नहीं होगा, मे बी डेथ हो जाएगा बच्चा का, या बच्चा नॉर्मल रहेगा, मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होगी। स्टील का मतलब वो इंग्लिश वाला स्टील मत लगा देना, ग्रामर वाला स्टील और स्टील मत लगा देना। यहाँ पे स्टील बर्थ का मतलब क्या है, यहाँ पे एनसीईआरटी का लैंग्वेज स्टील बर्थ का मतलब क्या है कि बच्चा जो नॉर्मल होता है वह नॉर्मल नहीं होगा, मे बी उसका डेथ हो जाए या फिर वह एबनॉर्मल रहेगा। क्योंकि अगर मदर के जेनाइटल रीजन या रिप्रोडक्ट यूट्रस रीजन में कोई इन्फेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्फेक्शन तो प्लासेंटा के थ्रू ट्रैवल करेगा ही। याद करिए, जब इन्फेक्शन ट्रैवल करता है प्लासेंटा के थ्रू तो सबसे पहला एंटीबॉडी जो बच्चा बनाता है वो कौन सा है, आईजीएम। जो बच्चा बनाता है वो आईजीएम होता है। किसके लिए बनाता है, मदर के इन्फेक्शन को टैकल करने के लिए ही तो बनाता है। तो ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चा, अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बताया हुआ है क्या, तो हमें नहीं पता है, आप हम भूल गए हैं, आप हमें बताएंगे, मैं पूछ रहा हूं बच्ची आप बताओ। हाँ आप नहीं पता एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पूछू रहा, मौका दूंगा। बच्ची आप बता दीजिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। हाँ आप बता दो, नहीं पता है, ये भी आंसर हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नहीं पता है। आप बता दीजिए बच्चे एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। हाँ, यूटेराइन फंडस रीजन के अलावा कहीं भी प्रेगनेंसी हो जाए, कहीं भी इम्प्लांटेशन हो जाए, यूटेराइन इस रीजन के अलावा कहीं भी ये कौन सा रीजन है, फंडस रीजन है, इसके अलावा कहीं भी इम्प्लांटेशन होगी तो क्या कहलाएगा बच्चा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो कहलाएगा वो। तो जनरली एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है बच्चा, फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्लियर है ना। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी और क्या बताया, इनफर्टिलिटी तक हो सकता है, यानी मदर कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती है। और कैंसर तो हो ही सकता है बच्चा, इसलिए आजकल इंडिया में देखो सर्वाइकल कैंसर इंडिया में मोस्ट कॉमन है, इसीलिए तो गवर्नमेंट अब इंजेक्शन देने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे डॉक्टर साहब बड़े मायूस दिख रहे हैं भाई,
लिखोगे इसको कैसे रोकथाम कैसे किया जाना चाहिए। तो रोकथाम तो पता ही है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो मल्टीपल पार्टनर है, ठीक है ना, मल्टीपल पार्टनर के साथ जो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो या अननोन पार्टनर के साथ जिसे आप जान पहचान नहीं रहे हो उसके साथ अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो बंद कर दीजिए, सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा क्या है बच्चा, ऑलवेज यूज, क्या करना है, कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग अ क्वाइटस। अगर आपको डाउट है, ठीक है ना, किसी इन सब चीजों को लेकर के, तो आप जाइए डॉक्टर साहब से मिलिए। डॉक्टर साहब देख रहे हैं, समझा रहे हैं इसे, ये सर पकड़ करके बैठा हुआ टेंशन में है। डॉक्टर साहब इसे क्या बता, कुछ हो गया, अच्छा बहुत अच्छी बात है। क्या है, इन द केस ऑफ डाउट गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर। देखो एनसीईआरटी मेंशन कर रहा है क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है। इंडिया में बहुत ज्यादा क्वैक्स भरे पड़े हैं, झोला छाप, क्वैक्स मतलब क्या होता है, झोले छाप, उनके पास न जाओ। किसके पास जाना है, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट। यानी अर्ली डिटेक्शन हो जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए, आप क्योर हो सकते हो। एक्सेप्ट कौन कौन सा डिजीज, अभी 3 डिजीज का, हाँ हाँ वही 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 फंसोगे वही जा करके। HIV आपको पता है कि नहीं ठीक होने वाला है, हेपेटाइटिस भी ठीक होने वाला नहीं है, जेनिटल हर्पिस। देखो ऑल पर्सन आर वनरेबल टू STDs, ऐसा नहीं किसी को भी हो सकता है। अगर आप प्रोटेक्शन, अगर आप सचेत, अगर आप अवेयर नहीं रहते हैं तो STD तो किसी को भी हो सकता है, ठीक है ना। खास करके जिस एज ग्रुप में आप हो उस एज ग्रुप को ज्यादा हो सकता है। हम अभी 28 सितंबर को इसके बाहर आ गए हैं, हाँ 28 सितंबर को इसके बाहर आ गए हैं, इसलिए आप सब हो, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चा आप लोग के लिए चैप्टर पढ़ाया गया है। क्यों वनरेबल हो, क्योंकि बहुत सारे इच्छाएं होती हैं मन के अंदर, ठीक है ना बच्चा, बहुत सारे मिथ्स होते हैं मन के अंदर। इन मिथ्स को दूर करने के लिए भी मैंने बोला था ना, आप अपने टीचर से बात करिए, नहीं तो आप अपने मम्मी पापा से बात करिए, नहीं तो आप एक कोई डॉक्टर के पास जाकर बात करिए। तो ठीक है, डॉक्टर के पास जाओगे तो पैसा लेगा वो, बिना पैसा का तो एक शब्द बोलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आप मम्मी पापा से बात कर सकते हैं। आप अपने या घर में मम्मी पापा को नहीं जानकारी होगी तो अपने बड़े भैया भाभी से बात कर सकते हैं, घर में बड़ी दीदी से बात कर सकते हो, जिसके बारे में जानकारी हो आपको सही जानकारी देंगे। कभी भी अपने दोस्तों का सलाह कि इसमें क्या किसी भी कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए। ये तो है, किसी भी कंडीशन में आपने दोस्तों का सलाह कभी न लेना चाहिए, ठीक है बच्चा। तो कौन सा एज ग्रुप में ज्यादा हो सकता है, 15 से 24 साल। थैंक यू बच्चा लोग, ये टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं।